नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दुष्कर्म पीड़िता ने महिला थाना प्रभारी पर दायर किया मुकदमा, लगाया गंभीर आरोप। मामले में एक पूर्व वार्ड पार्षद है आरोपी। विभिन्न थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की हो गई दर्दनाक मौत, आधा दर्जन से अधिक हो गए घायल, 2 की हालत गंभीर। और दूसरी सोमवारी पर 1.5 लाख से अधिक शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ के दरबार में किया जलाभिषेक, सुरक्षा व्यवस्था का रहा पूरा इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे में कमी नहीं आ रही है। प्रतिदिन लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। रविवार से लेकर सोमवार तक मुजफ्फरपुर में सड़क हादसों में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पहली घटना करजा थाना क्षेत्र के मलंग स्थान की है, जहां बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की इलाज के दौरान जान चली गई। दूसरी घटना बरूरास की है, जहां बारात से लौट रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई, वहीं इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक महिला समेत 2 पुरुष दिल्ली से मधुबनी जा रहे थे। चन्हई चौक के पास स्कॉर्पियो ने तीनों को रौंद दिया। घटना के बाद से परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। हम तो अभी आई हैं, रात में 8:30 बजे की नाम हम सुनाई बता रहा है चौकीदार की एक लाश को लाए थे, 2 घायल था तो अस्पताल में दिया, लेकिन अब पता लग रहा है कि तीनों डेथ कर गया है। तो अभी तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, पता लगाए हैं। ये लोग कैसे कहाँ से आ रहे थे, पूरी बात बताइए। ये सब जानकारी नहीं था, लेकिन अभी पता लग रहा है कि ये सब दिल्ली से आ रहा था। कौन चीज से? बाइक से था। कौन कौन था? एक लड़का था मेरा, रोशन कुमार, और गणेश शर्मा था, उनका पत्नी था। पत्नी का नाम शीला? पत्नी का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन शीला नाम। हाँ, शीला नाम। और कौन था? एगो लड़का था मेरा। 3 आदमी ने मरा? जी, 3 आदमी था। ये सब बाइक से आ जाते थे दिल्ली से? पता तो लग रहा है, अभी आए हैं तो बाइके से। हमेशा आते थे क्या बाइक से? हाँ, एक बार पहले भी आए थे सब लॉकडाउन में। कौन सी मारा है? कौन मारा है? पहले स्कॉर्पियो से लगा है, थाना में है, पकड़ा गया था स्कॉर्पियो। दोनों जो है थाना में लाया गया है। कैसे हो गए सर? 12-1 बजे रात में हम लोग को यहाँ से फ़ोन गया हॉस्पिटल से, जो आपको लड़की बहुत सीरियस है, आप जल्दी आइए। हम लोग सोचे सर यहाँ रात के समय है, न बस पकड़ाएगा न ट्रेन पकड़ाएगा, सर सुबह आएंगे। सुबह आए यहाँ तो देखते हैं जो दोनों ख़त्म है। 3 आदमी था? जी, 3 आदमी में 2 आदमी हमको मिला, 1 आदमी बाद में मिला सर। तीनों खत्म? तीनों खत्म है सर। तीसरा कौन था? तीसरा वो उसका भैगना था, दोनों का। कौन सी से आ रहे थे? मोटरसाइकिल से आ रहे थे। कहाँ? दिल्ली से। दिल्ली से मोटरसाइकिल से आते? जी। अच्छा, कौन सी मारा सर? कौन सी मारा हमारे सामने में नहीं मारा, ना हम देखे। वहीं तीसरी घटना सरैया इलाके की है। अतरौलिया पेट्रोल पंप के पास अपाचे बाइक सवार एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक कमलेश कुमार कांवरियों की सेवा करके लौट रहा था। घटना हुआ जो कल बम लोग के सेवा के क्रम में है, सरैया से रिटर्निंग जा रहा था लड़का सेवा करके, गाड़ी से बतरौलिया में एक्सीडेंट कर गया, ट्रक वाला ने मार दिया। ट्रक वाला मारा। उसके क्रम में हम लोग को कुछ पता नहीं था और सबको उठाकर प्रशासन यहाँ दे दिए। हम लोग आए हैं सुबह यहाँ पर, ये आकर तो देख रहे हैं जो यहाँ सब है, सब पहचान हुई। पहचान होने के बाद जो अपना
पहचान करके फिर इस में हो जाएगा, उसके बाद लेकर जाएंगे। क्या नाम है लड़का का? लड़का का है कमलेश कुमार, पिता का नाम? पिता का नाम है अयोध्याराम, श्री अयोध्याराम, अयोधपुर थाना? थाना सरैया। थाना सराय। अच्छा, ट्रक वाला पकड़ा कि नहीं? नहीं पकड़ा है, ये कौन बाइक पे था? ये अपाचे से था। अब इसके साथ और भी कोई था? हाँ, एक लड़का और था। चौथी घटना बोचा इलाके की है, जहां ग्लैमर बाइक सवार एक बुजुर्ग दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बुजुर्ग रामचंद्र शाह ओवर ब्रिज के रेलिंग से टकरा गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। पांचवी घटना सकरा थाना क्षेत्र की है, जहां NH 28 के सकरा सीहो चौक के पास समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही बेकाबू ईंट लदे ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुजफ्फरपुर महिला थाने की थानेदार पूर्णिमा कुमारी के खिलाफ CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। परिवादी अहियापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की है। उसके अधिवक्ता अमरनाथ ने बताया कि 4 जून को शहर का एक पूर्व वार्ड पार्षद ने परिवादी को अपने कार्यालय में बुलाया और अकेलेपन का लाभ उठाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके विरुद्ध महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची, जहां महिला थाना प्रभारी ने उसे अगली सुबह आने को कहा। कल सुबह जब वह अपने परिवार के साथ महिला थाना पहुंची तो वहां महिला थाना प्रभारी पूर्णिमा कुमारी ने उसे धमकाया, काफी बुरा भला कहा, गंदी गंदी गालियां दी, जिसकी सूचना उसने SSP मुजफ्फरपुर को दिया। जिसके बाद वरीय अधिकारी के दबाव में थाना प्रभारी ने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन ना तो उसके कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजी गई और ना ही दुष्कर्म हुए बिस्तर के चादर को भेजा गया। महिला थाना प्रभारी उनके केस को कमजोर करने में जुटी हुई है। एडवोकेट अमरनाथ ने बताया कि कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है। पीड़िता एक कांड दर्ज की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और उन्हें कांड दर्ज किए थे महिला थाना में, और कांड दर्ज करने से लेके आज तक फर्द बयान देने के दिन तक महिला थाना अध्यक्ष पूर्णिमा कुमारी उसको काफ़ी टॉर्चर करती रही कि आप इस केस को तो वापस ले लो। वो बोली कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मैं केस वापस ले लूँ, ये कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए उसको फिर 5 को महिला को बुला के, जबकि नियम है कि फर्द बयान जब भी होगा वो बंद कमरे में होगा और महिला को या तो थाना अध्यक्ष होंगे या जज साहब जो 64 का लेती है वो रहेंगी, तब कोई भी एक सिर्फ बंद कमरे में होगा। लेकिन उस लड़की को 5 महिला से तो प्रचारित किया गया और 4 घंटा फर्द बयान जब देने जिस दिन गई है उस दिन भी टॉर्चर किया गया है। और अगर आप लोग का सहयोग नहीं होता तो उसका दर्ज भी नहीं होता, उसका FIR दर्ज करने को जलील किया गया, उसको माँ को गाली दिया गया, डांट के निकाल दिया गया। जब आप लोग जुटे हैं तो उसका दर्ज हुआ है। और अब बयान जब देने गई है तब उसको फर्द बयान के दिन भी उसको टॉर्चर किया गया और 4 घंटा बैठा के रखा गया और 5 महिला के से उसको जलील कराया गया जो नकाबपोश महिला थी। तो इसी एवज में किया है और साक्ष्य मिटाई ड्यू टू इसलिए कि वो जो अभियुक्त है, अभियुक्त से मिला, अभियुक्त बहुत पैसा वाला है, उससे मिला हुआ है और वो चाहता है वो अभियुक्त की, यहाँ तक कि उस बच्ची का कपड़ा जो बलात्कार के समय का हुआ उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में नहीं भेजा और न ही अभी तक उस बिछावन को भी लेबोरेटरी में भेजा गया है, सब साक्ष्य को मिटाने के लिए। तो जो मैं केस दर्ज किया, लड़की का एक पीड़िता का यह कहना था कि वो हमारे साक्ष्य मिटा के केस को रफा दफा कर देना चाहती है पैसा लेकर, और हमको तभी तो दबाव बनाती है कि केस को तो वापस ले लीजिए। ऐसी परिस्थिति में हमको केस करने के लिए आई थी। हमने केस किया है 194 IPC में और 195 IPC में, जिसमें कोई भी साक्ष्य मिटाने का जो उस पर एलिगेशन रहता है उसको 7 साल से लेके आजीवन कारावास है। इसमें सिर्फ पूर्णिमा कुमारी और अज्ञात 2-3 व्यक्ति हैं जो जिसको नहीं पहचानती हैं। हाँ, मुझे वहाँ किया था। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया स्थित आविदा हाई स्कूल में रविवार को आयोजित दरोगा मध्य निषेध की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस लेकर पहुंचे मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। उसकी पहचान वैशाली जिले के जंदाहा निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह के पुत्र वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से सिम लगा हुआ एक डिवाइस भी बरामद किया गया है। केंद्र अधीक्षक मोहम्मद शकील अहमद एवं मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने पकड़ाए परीक्षार्थी से पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आविदा हाई स्कूल के केंद्र अधीक्षक ने बताया कि जब छात्र वीरेंद्र कुमार के पॉकेट की तलाशी ली तो उसमें से सिम लगा एक डिवाइस मिला। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई।
सब इंस्पेक्टर रितु कुमारी ने बताया कि वीरेंद्र कुमार समस्तीपुर के कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रहा है। उसने बताया कि 2 दिन पहले उसके गांव के ही एक दोस्त ने 10,000 रुपए में डिवाइस खरीद कर दिया था। गांव के ही एक दुकान से सिम कार्ड खरीद कर एक्टिव किया है। उसके पास एक और डिवाइस था जो परीक्षा सेंटर के बाहर ही छूट गया था। उसी को ढूंढने के दौरान वह पकड़ा गया है। तो हम डिवाइस नहीं मतलब लिए नहीं गए थे, आधा गया था आधा नहीं गया था। हमको पता था कि क्वेश्चन वायरल नहीं होगा, तो मतलब मिस्टेक से चल गया। वो डिवाइस मतलब कान में होता है ना, वो ले ही नहीं गए। अच्छा, एग्जाम आपका था कि और किसी का था? मतलब मेरा एग्जाम था। आप ही का एग्जाम था। कहाँ था सेंटर पड़ा था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कौन जगह, कौन कॉलेज? कॉलेज का नाम याद नहीं। मामला वो परीक्षा की चोरी के इल्जाम में उसको पकड़ा गया है, चीटिंग करते हुए। आरोप क्या था, क्या लगाया हुआ था? ब्लूटूथ वगैरह था? ब्लूटूथ वगैरह लगाया हुआ था, चीटिंग कर रहा था, इसलिए उसको पकड़ा गया है। कौन चीज़ का एग्जाम था मैम? एग्जाम था वो आपका ये एसआई का ही था, दरोगा। एसआई दरोगा का एग्जाम था। उत्पाद? हाँ, एक्साइज वाला था। उसमें क्या सूचना थी? सूचना यही मिली कि वो सेंटर से ही सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़का ब्लूटूथ लगा के एंट्री कर गया है और वो चीटिंग कर रहा है। इसी आरोप में इसे फिर गिरफ्तार किया गया। न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जी। कहाँ का रहने वाला है ये रूपसपुर का रहने वाला है। जी। ब्लूटूथ बरामद हुआ है इसके पास? जी, ब्लूटूथ तो नहीं था, डिवाइस है और उसमें सिम लगा हुआ है। पूछताछ में क्या कुछ बताया है? कहाँ से पूछताछ में तो ये कुछ नहीं बताया है, बस इसके पास से बरामद हुआ है, ये कंफर्म है। राज्य मुख्यालय के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने 71 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। इन कर्मियों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि अवैध रूप से बहाल कर्मियों की सेवा को सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की तिथि से ही शून्य माना है। इन्हें सरकारी सेवक नहीं माना गया है। राज्य मुख्यालय ने 71 कर्मी को कार्रवाई की जद में रखा था। उसमें से 59 सीएस कार्यालय और बाकी कर्मी क्षेत्रीय अपर निदेशक कार्यालय के हैं। सभी कर्मियों ने निकासी और व्ययन की सूचना पदाधिकारी को भेज दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अवैध रूप से 1980 के बाद बहाल 358 स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान की गई है। जिले में ऐसे 71 कर्मचारी शामिल है। जिले की सूची में 40 सेवानिवृत्त हो गए हैं। 2 का दूसरे जिले में तबादला हो गया है। इसके अलावा 5 की सेवा काल में मृत्यु हो गई है। इनमें से 1 का नाम 2 जगह शामिल है। इसके अलावा 22 कार्यरत है। इनमें जो सेवानिवृत्त है उनकी पेंशन बंद की जाएगी। ये मामला था बहुत दिन से, लेकिन सरकार के यहाँ विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 11 तारीख के डेट में वहाँ से चिट्ठी निदेशक प्रमुख के द्वारा भेजा गया। 12 तारीख को यहाँ आया मेल पर। उसी के आलोक में अवैध, अनियमित और फर्जी 3 श्रेणी में किया हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये तीनों तरह का हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से इन लोगों को नहीं मानते हैं। वही के आलोक के इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो था उसके इम्प्लीमेंटेशन में निदेशक प्रमुख के द्वारा जो आदेश आया उसी को पालन हेतु हम और हमारे जो अपर निदेशक जो है क्षेत्रीय अपर निदेशक RD, तो जो उनके यहाँ से जो उस समय का बहाल हुआ था वो यहाँ मेरे यहाँ जब उस समय का बहाल हुआ था वो यहाँ से 59 आदमी का और 11 आदमी का RD ऑफिस से बर्खास्तगी का। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो निर्गत हुआ है 2019 में, 19 के बाद में जो लोग अवकाश ग्रहण किए हैं, मर गए हैं, उनके पेंशन को अवरुद्ध करने के लिए, कार्रवाई के लिए संबंधित निकासी एवं बैंक पदाधिकारी को आदेश कर दिया गया है कि ये लोग अगर अपने आपके यहाँ हैं तो इनका पर कार्रवाई करें। कुछ सेवानिवृत्त हुए हो चुके? बहुत सारे उसमें हमको जहाँ तक पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले का जो डाटा था उसके हिसाब से 5 लोग मृत हैं और 40 अवकाश ग्रहण कर गए हैं। 70 में 71 की जो सूची थी उसमें से 1 आदमी का नाम 2 जगह पर अंकित था। टोटल 70 हुए। 70 में से 40 जो थे वो अवकाश ग्रहण कर गए हैं। 5 मृत हैं, 45 हो गए, 15 लोग उसमें होने चाहिए। सभी जो है वो कर्मी है या फिर इनमें कोई अधिकारी उसमें कोई नहीं है। उसमें मैक्सिमम जो है तृतीय वर्गीय कर्मी हैं, कुछ उसमें चतुर्थ वर्गीय हैं। सब वर्गीकरण उसमें हो रहा है। पद का वर्गीकरण हुआ है, जगह का वर्गीकरण नहीं था। जो भी आया था 5 सदस्यीय टीम का जो सूची है
पूरा बिहार की जो सूची थी उसमें से मुजफ्फरपुर का हम लोगों ने स्क्रीन आउट करके भेजा है। अब किस किस प्रखंड में के कहाँ है, किस जिला में चला गया है, तो अब संबंधित लोग उसको डिटेक्ट करके कार्रवाई करेंगे। ये बहाली कब कराई गई? ये भिन्न भिन्न डेट का है। एक 80 के बाद में ये बहाली हुई थी, अलग अलग डेट का है। डेट्स हमको सही से नहीं याद है, लेकिन अलग अलग डेट का है। तो क्या लगता है कि इसको वसूली भी किया जाएगा क्या? जो ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि जो मुझे स्टेट लेवल का जो आदेश आता है उस आदेश को पालन करने का, उसको पालन कराने का। कर्मियों पे तो सब कार्रवाई हो गई, जिनके द्वारा इन कर्मियों की बहाली की गई थी, क्या उन पर भी कार्रवाई? ये भी मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। उच्च पदाधिकारी और न्यायालय इसके लिए सक्षम है। उन लोगों का जो निर्णय होगा, उन लोगों का जो आदेश होगा, उसको समय के हिसाब से मैं उसका पालन करूँगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाने, मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने, भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन उबासकीत पर्चा के साथ दिलाने सहित 6 मांगों को लेकर सोमवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक और प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी संजर आलम ने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर राहुल कुमार, रेखा देवी, डॉक्टर स्नेहलता पांडे, इकबाल अहमद, बसंत मांझी, अली अहमद सहित दर्जनों पार्टी नेता मौजूद रहे। बंद कीजिए उसको। देखिए, आज हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर 6 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना का कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं इस धरना के माध्यम से नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता ने बड़ी लार और प्यार और अरमानों से बिहार की सत्ता आपके हाथ में सौंपने का काम किया था, लेकिन आप जनता के अरमानों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। आए दिन बिहार में कानून का राज खत्म हो रहा है, अराजकता का राज कायम है। गरीबों को इंदिरा आवास की योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। हमारी माँ बहनों के मांग के सिंदूर को मिटाने का काम किया जा रहा है। 5 डिसमिल गरीबों को जो जमीन देना चाहिए वो जमीन नहीं दिया जा रहा है। गरीब, पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक के टोला में नल जल की योजना पहुंचनी चाहिए, पानी की योजना, उनसे उन्हें वंचित किया जा रहा है। राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। जो गरीब गुरबाओं को राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको नहीं मिलकर जो शीश महल में रहने वाले लोग हैं उन्हें राशन कार्ड की सुविधा बहाल की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आप मीडिया के भाई माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में कानून का राज खत्म हो रहा है। आए दिन हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं का शोषण और अत्याचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, अब आपको कितना चाहिए गद्दी पर रहने का हक है? ये बिहार में अराजकता का माहौल है और हमारे एनडीए के लोग शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन मार्च कर रहे थे, उन पर नीतीश कुमार के पुलिस ने कातिलाना हमला करके हमारे एनडीए के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को बेरहमी से पिटने का काम किया। वो पीएमसी एक्ट में भर्ती है। कई विधायकों को मारने का काम किया गया, जिनका किसी का पांव टूटा, किसी का हाथ टूटा। नीतीश कुमार जी, ये आपकी तानाशाही इस बात का घोतक है कि अब जब आपकी सत्ता जाने वाली है तो आप सत्ता के घमंड से चूर होकर आप लोगों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस धरना के माध्यम से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मैं यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय पर बैठा हूँ और जिलाधिकारी से मेरी अभी बात हुई है, टेलीफोनिक बात हुई है। मैं 1 बजे जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से मैं 6 सूत्री मांगों का पत्र मैं दूंगा। अभी हमारे धरना में पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी संजर आलम जी भी यहाँ मौजूद है। मुजफ्फरपुर जिले का फीडबैक ये पार्टी सुप्रीमो को देने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे जिला प्रभारी संजर आलम जी से भी आप अपनी बात को पूछ लें। देखिए, धरना में शामिल होने का मेन वजह है यहाँ की लोकल समस्या में सबसे पहले जो अभी देखा जाता है सभी स्मार्ट मीटर का समस्या यहाँ सबसे पहले देखा जाता है। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस पर जो है तत्काल रोक लगाए, इसकी यही सरकार से हम लोग मांग करते हैं।
सरकार तत्काल रोक लगाकर और इसको तत्काल बंद करे, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में लाइन कट जाती है। लाइन कटने के बाद लोग अपने पास किसी के पास पैसे हैं तो रिचार्ज करवा लेते हैं, किसी के पास पैसे नहीं तो रिचार्ज नहीं करवा के अंधेरे में रह रहे हैं। तो गरीब जो गरीब लोग वोट आज नीतीश कुमार जी को दिया है और वो गरीब आज अंधेरे में रहे, ये कोई उनका सही डिसीजन नहीं है। तो सही डिसीजन उनको लेना चाहिए। सबसे पहले गरीब कैसे खुशहाल रहे, गर्मी के दिन में अभी लाइट न रह के और अंधेरे में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा समस्या यहाँ पे है क्राइम का। क्राइम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्राइम पे फटाफट रोक लगाई जाए और इस क्राइम पे रोक लगा के नहीं लगाने से बहुत गरीबों का और बहुत लोगों का के साथ गलत हादसा हो रहा है, जिसमें क्या बहुत से लोग मारे जा रहे हैं इस पर। और दूसरे है कि थाना से लेकर जहाँ भी थाने वगैरह में जाइए, झूठा FIR बहुत ज़्यादा होता है। झूठा FIR होके लोग गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। हमारे पास भी बहुत से लोग आज आए हुए हैं जिनके पास आज झूठा FIR हुआ है, उनको परेशान किया जाता है, जिनका कोई रोल नहीं है, जिन्होंने कोई गलती किया ही नहीं है। तो ऐसे में इस पर भी प्रशासन को तो ध्यान देना चाहिए कि भाई जो सही है उस पर कार्रवाई करे, जो लोग है ही नहीं। और जो कार्रवाई यहाँ तो होता क्या है कि लोग चालाक होते हैं, पहले मार देते हैं, पीट देते हैं, बाद में पहले वही जाकर केस कर देते हैं। तो जो शरीफ आदमी उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उस पर उल्टा केस लग जाता है और केस लगने के बाद वो परेशान होता है, बाद में उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि मार खाने के बाद भी हो सकता है कि भाई हमारे ऊपर केस हो गया, कहीं बाहर जाना है, ये है वो है, तो अपना कंप्रोमाइज़ में आ जाता है। ये भी बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा है कि हमारा यहाँ पे जैसे गांव से लेकर शहर में नल जल का बहुत समस्या है। नल जल का समस्या को भी हम लोग उठा रहे हैं कि उसको सही किया जाए, जो कमी है उसमें है। और यहाँ गरीबों का कुछ मांग है, जो लोग गरीब है जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको घर के लिए ज़मीन दिया जाए। तो हमारे तरफ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए मांग किया गया है कि 5 डिसमिल ज़मीन वो गरीब को दिया जाए जिनको घर नहीं है, और उसको घर मिल जाएगा, वो अपना फैमिली बच्चे को अच्छा से रख सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ बता रहे थे कि छत सबका, किसी गरीब के घर में छत है पर देखने के लिए छत पूरा चू रहा है, तो पैसा उसे कुछ उनको गरीब को मिलेगा जिससे अपना छत बना ले। कितनी सूत्री मांग है? 6 सूत्री मांग है। सोमवार की सुबह बाबा गरीबनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों के साथ लोकल भक्तों की भी भीड़ उमड़ी रही। सभी ने अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक किया। कुछ शिव भक्तों ने मंदिर के गेट पर फूल बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक करते नजर आए। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक के मुताबिक कुछ लोग अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करना नहीं चाहते हैं। वैसे श्रद्धालु सोमवार को दोपहर के बाद आकर मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं। स्थानीय लोगों का भीड़ सुबह 4 बजे से लगातार अभी तक चल रहा है, लोग जो रात्रि 8 बजे तक चलेगा। और कांवड़ की बात करें तो जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि मतलब कि रोड पे जल चढ़ाने के कारण से काफ़ी भक्तों से ये सुनने में आया है कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग रोड पे जल चढ़ा के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इस कारण से दिन प्रतिदिन भीड़ कमती होते जा रही है। लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है कि अगले साल से अर्घा से ही सही, लेकिन बाबा का जलाभिषेक अंदर से करेंगे। देख रहे हैं गेट पर ही महिलाएं पूजा करके चली जा रही है, बेलपत्र चढ़ा के गेट पर ही। जी जी जी, तो व्यवस्था ही वही किया गया है, गेट पर ही चढ़ाने की व्यवस्था किया गया, तो वहीं से करेगा लोग पूजा। कितना लग रहा है कि कितने कमरिया और लोकल? कमरिया और लोकल दोनों मिला के 2 से 2.5 लाख के बीच में होंगे। काफ़ी लोकल ही देखने को मिल रहा है। लोकल इस बार काफ़ी देखने को मिल रहा है। लगभग डाक तो लोकल से भी ज़्यादा थे और स्थानीय लोग उससे भी ज़्यादा हुए हैं। क्या मान्यताएं हैं आज का दिन जल चढ़ाने? सोमवार के दिन शंकर भगवान पे जल चढ़ाने का मतलब पति का जो है तो शांत रहता है दिमाग, इसलिए आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था और शंकर भगवान विष पिए थे, जिस कारण से लोग उनके ऊपर जलाभिषेक करके उनके दिमाग को शांत रखते हैं, इसलिए लोग जलाभिषेक करते हैं शंकर भगवान। क्या कुछ फलदायी है? फल यही है कि लोग सुहागिन औरत करती है अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, और कुमारी लोग करती हैं भोला भाला पति के लिए कि हमारा पति एकदम भोला भाला भोलेनाथ के तरह मिले, इसलिए लोग सोमवारी का व्रत करते हैं।
सावन की दूसरी सोमवारी पर बोल बम के जयकारे से बिहार का बाबा धाम मुजफ्फरपुर शहर गूंज उठा। पूरा शहर शिव भक्तों से पटा रहा। रविवार की रात से झूमते गाते कांवरियों का जत्था बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचता रहा। पहली सोमवारी की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुनी रही। रविवार की शाम बाबा गरीबनाथ की आरती और श्रृंगार के बाद मंदिर का पट खुलते श्रद्धालुओं का हुजूम जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा। देर रात 3 बजे तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर लिया। मंदिर से लेकर छोटी कलियारी तक करीब 1.5 किलोमीटर में कांवरियों की लाइन लगी रही। इस दौरान मंदिर के पास भीड़ बेकाब होती रही। इसे संभालने में पुलिसकर्मी और स्वयं सेवकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंदिर प्रबंधक के मुताबिक इस बार 1.5 लाख से अधिक कांवरियों ने जलाभिषेक किया है, जिसमें 25,000 डाक बम भी रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के उपयोग करने पर बल दिया जा रहा है। इसे लेकर अब कलेक्ट्रेट परिसर, कोर्ट परिसर, रजिस्ट्री कार्यालय, सभी ब्लॉक कार्यालय, पेट्रोल पंप, राशन दुकान समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कंडोम एटीएम बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जगह जगह कंडोम बॉक्स लगाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने सिविल सर्जन को यह आदेश दिया है। जिले में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर इसी सप्ताह से कंडोम बॉक्स लगाए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि परिवार नियोजन के अस्थायी संसाधन काफी हद तक उपयोगी साबित होते हैं, इसलिए जागरूकता के साथ कंडोम बॉक्स सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। इसमें सरकार का मंशा ये है कि लोगों को जो भी परिवार नियोजन या परिवार को नियोजित करने का, सीमित करने का जो भी अस्थाई मेथड है, अस्थाई मेथड है, तो अस्थाई मेथड में जो भी होता है, जो साधन संसाधन, उसको ऐसे जगह पर उपलब्ध कराने का जहाँ से किसी को हिचक नहीं हो, बेहिचक ले लें। उसी के कड़ी में एक है कि कंडोम का जो है वितरण का, उसको जन वितरण प्रणाली के दुकान तक ले उसका कंडोम बॉक्स लगा देना, जिसको कंडोम एटीएम भी कहते हैं, ताकि जो जहाँ चाहे वहाँ से वो अपना ले सके और उसका उपयोग कर करके जनसंख्या स्थिरीकरण जो कार्यक्रम है उसमें हमारा ठीक से हो सके और जो भी हमारा आबादी बढ़ रही है, आबादी पर नियंत्रण हो सके। इसी के कड़ी का एक पहल है। तो आप निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे जैसे सर? ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा दी जा रही है परिवार नियोजन का, वो हर एक चीज़ में केवल वही निःशुल्क नहीं है। निःशुल्क के साथ साथ हमारा डिम्पा वगैरह जो सुने होंगे कि अंतरा का इंजेक्शन पड़ता है, तो इंजेक्शन लेने वाली को अलग से कुछ ना कुछ दिया जाता है, उसको कुछ राशि है वो देने का है, जो लगाती है उसको, और जो प्रमोट कर करके आशा लाती है उसको, तीनों को उसमें कुछ ना कुछ मान दे देने का है, ताकि प्रमोट हो सके। जो मेरा कार्यक्रम है जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए चल रहा है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का, वो कैसे सुचारू रूप से अधिक प्रभावी ढंग से हो सके, इसलिए कुछ न कुछ पारितोषिक के रूप में सरकार की तरफ से इंसेंटिव है। क्या पीडीएस डीलरों को भी पारितोषिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ लगाया जाएगा ताकि उनके यहाँ से जो भी लोग जाते हैं राशन लेने के लिए, वहाँ उसका उपयोग कर करके मैंने आसानी से कहीं से प्रोक्योर हो सके, इसके लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।